डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमन है और मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का रहने वाला हूँ। 20 साल पहले मैं यहाँ पर आया था और यहीं का होकर रह गया। मेरे माता पिता की मौत बहुत साल पहले हो चुकी थी। उसके बाद मुझे मेरे चाचा जी पालने लगे थे, लेकिन वो मेरे साथ फ़र्क किया करते थे। घर का सारा काम मैं करता, बिल्कुल मज़दूरों की तरह मुझे काम करना पड़ता और पढ़ाई में मेरा ध्यान कैसे लगता। मेरे चाचा जी हमेशा छुट्टी करवाते, मुझे कहीं ना कहीं काम करने के लिए भेज देते, जबकि उनके 2 बेटे थे ना, वो अच्छी पढ़ाई भी करते थे, पॉकेट मनी भी उन्हें मिलती थी और जो कमा कर मैं लाता था मेरे चाचा जी उन्हें दे दिया करते थे। मुझे कुछ नहीं मिलता था और मैं समझ चुका था मैं नौकर हूँ और नौकर बनकर ही रह जाऊँगा, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। तो चाचा जी से मैंने झगड़ा किया और चाचा जी ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मैं बिना घर के था और अपने पुराने घर में आया, अपने माँ बाप की वो यादें, और वहाँ अकेला रहना पड़ रहा था। लेकिन जब आप अकेला रहना शुरू कर देते हैं ना, आपका दिमाग चलना शुरू हो जाता है, जिम्मेदारी आपके कंधों पर आती है ना, आप ऐसा सोचना शुरू करते हैं जो पहले नहीं सोचते और ज़िंदगी आपको तरक्की देना शुरू कर देती है। मेरी ज़िंदगी भी बदल रही थी, लेकिन मुझे कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा था। एक बार एक ऐसी जिद कि मैं विदेश जाऊंगा जिसने मेरी जिंदगी बदली थी। मैं कर्ज मांगने लगा था और एक लोन के सहारे जो मैंने उस घर पर लिया था, पहुंच गया मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पीछे कुछ बचा नहीं था, हाथ में कुछ रहा नहीं था। यहाँ आकर पता चला यहाँ और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जब आपके पास खोने के लिए कुछ ना हो और पाने के लिए सब कुछ हो, आप हर तरह का काम करने लगते हैं। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने ज़ल्लत को सहा था और मुझे लगा यहाँ कोई भी काम मिले मैं वो करने को तैयार हूँ। सफाई का काम, चाहे फ्लश को साफ करने का काम, सड़क बनाने का काम, चाहे किसी गार्डन में घास काटने का काम, चाहे सब्जियाँ उगाने का काम, हर तरह का बड़ा छोटा काम मैं करता जा रहा था। और यकीन कीजिए 18 घंटे मैं काम किया करता था और जब थक जाता वहीं पर सो जाया करता था। पहले 1 साल तक मैंने कोई भी घर नहीं लिया था, काम पर ही सो जाया करता था। इस तरह मेरी जिंदगी कट रही थी, लेकिन डॉलर्स कमा रहा था और उस कमाई का इस्तेमाल मैंने सबसे अच्छी जगह किया। यहाँ पर फूड ट्रक लगाना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन कमाई की जा सकती है। सब लोग इसे छोटा काम समझते हैं। मैंने वही छोटा काम किया जो बाकियों के दिमाग में छोटा था, लेकिन असल में बड़ा था। कमाई ज़्यादा होने लगी, जिसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट खोला। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आप बस उसे पकड़ पाएँ तो ज़िंदगी बदल सकते हैं। 5 सालों तक मैंने ऐसे ही काम किया और उसके बाद मैं अमीरों की लिस्ट में आने लगा था। उम्र सिर्फ 25 साल थी। सब पूछा करते थे, तुम इस उम्र में इतने डॉलर्स कैसे कमा पाए हो? मैं उन्हें कहता, आज भी 16 घंटे काम करता हूँ, 16 घंटे। सब मजाक में लेते और तब मुझे समझ में आना शुरू हो गया। रिश्तेदार हों या दोस्त हों, आपकी कमाई के करीब आते हैं, आपके करीब नहीं आते। मैं अमीर हो चुका था तो चाचा जी का फ़ोन आया करता, चाचा जी के बेटों का फ़ोन आया करता कि कभी हमने तुम्हारे साथ बुरा किया है, लेकिन खून का रिश्ता है, खून का रिश्ता दूर नहीं किया जा सकता, हमें वहाँ पर बुला लो। मैं क्या करता, मैं उनकी मदद करने लगा। मुझे लगा मेरा अपना कौन है, वही तो है, तो मैंने उनकी भी मदद की। यहाँ आने में वो काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रहे थे और वो सारा खर्च मैं उठा रहा था। अपने चाचा जी को और उनके बेटों को यहाँ पर बुलाया, भले ही इलीगल ही सही, लेकिन बुला लिया। उसके बाद एक घर भी रेंट पर उन्हें दे दिया था मैंने। खर्च मैं उठाया करता था, जबकि मेरे पास भी एक छोटा घर था। बहुत ज़्यादा काम किया करता था
अगले 5 साल फिर से ऐसे निकले। मैं 30 साल का हो गया था और वो अब मेरे साथ लड़ने लगे थे, झगड़ा करने लगे थे, कहने लगे थे तुमने भी ऐसे कमाई की है, एक फूड ट्रक मेरे बेटों को लगा कर दो, और एक नहीं 2। मैंने कहा मैं यहाँ पर जब आया था तब मैंने बहुत मेहनत की, आपको यहाँ पर पहुँचा दिया, आप भी मेहनत करें, आपके बेटे भी मेहनत करें। तो वो कहा करते थे कि तुम खून के रिश्ते में हो तो मदद तुम्हें करनी ही होगी, देखो हमने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। क्या कहता, कहाँ तक पहुँचाया है, आपने तो घर से निकाला था। लेकिन मुझे लगा कि कोई अगर बुरा है तो हमें बुरा नहीं बनना चाहिए। मैं अच्छा बनकर रहता था, उनकी मदद करने लगा और उन्होंने भी मेरी शादी एक अच्छी लड़की से करवाई। वो कह रहे थे उनकी जान पहचान वाली है। मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया करता था। वंदना नाम की वो लड़की मेरे साथ सिर्फ 5 साल रही और तब मुझे पता चला घर की हर कीमती चीज़ वो ले जा चुकी थी। मैं बिजनेस उसके नाम लगा चुका था, मुझे उस पर भरोसा था, मेरी बीवी है ना। लेकिन वो धीरे धीरे मुझे नुकसान पहुंचाती गई और मुझे कंगाल करके छोड़ा, क्योंकि वो तलाक देना चाहती थी। कह रही थी अब मैं यहाँ पर अच्छे से रहना चाहती हूँ, गुलाम बनकर नहीं, जबकि मैंने उसे गुलाम बनाया ही नहीं था। वो मुझे छोड़ गई, सारी ज़मीन बिजनेस अपने नाम पर लगवाकर। मेरे अकाउंट में कुछ डॉलर्स बचे थे और मैंने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। फिर मेरे चाचा जी ने मुझे नुकसान पहुंचाया। उन्होंने मेरे नाम पर जो बिजनेस लिया था वहाँ पर कुछ नशीली चीज़ों को बेचते हुए कुछ लोग पकड़े गए, केस मुझ पर डाला गया। वो भी एक कर्ज था जो मेरे सर पर चढ़ गया। उनसे झगड़ा किया मैंने, जिसके बाद मैं अब कोई काम कर नहीं पा रहा था, मेरे सर पर केस चल रहा था। और धीरे धीरे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुँचा था, अब सीढ़ियों से गिरता गिरता नीचे जा रहा था। चाचा जी के बेटों पर मुझे भरोसा था कि पहले वो बच्चे थे, उनके मन में कुछ नहीं है। वो मेरे घर पर रहा करते जो मैंने किराए पर लिया हुआ था। वहाँ पर भी आकर नशीली चीज़ों का सेवन करते और मुझे नुकसान होने लगा। वो मुझे उन नशीली चीज़ों का आदी बनाना चाहते थे जो वो कर पाए। भरोसेमंद लोग आपके करीब आते हैं आपका फ़ायदा उठाने के लिए, और ये समझने में मुझे बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। कोई भी जान पहचान वाला बचा नहीं था जो मेरे साथ इज्जत से बात करे। मेरी बीवी दूर जा चुकी थी, किसी और से शादी कर चुकी थी। मेरे चाचा जी मुझ पर हंसा करते थे कि तुम जैसा बेवकूफ़ मैंने कभी नहीं देखा। चाचा जी के बेटे भी मेरे अकाउंट में जो भी था सब कुछ ले गए। मैं खाली हाथ था। अब मुझे पता था कि मैं घर का किराया भी दे नहीं पाऊंगा। जब आप लाखों डॉलर्स कमा चुके हों, बड़े बड़े बिजनेस बना चुके हों, कोई आपके बिजनेस, आपकी सारी रकम छीन कर आपसे दूर चला जाए, आप कैसा महसूस करेंगे? मैं वैसा महसूस कर रहा था। धीरे धीरे डिप्रेशन बढ़ने लगा। अब मैं वैसा काम दोबारा करना नहीं चाहता था। टॉयलेट को साफ करना, किसी गार्डन में घास की कटाई करना, और बहुत कम डॉलर्स मिलते थे उसमें। अब मैं इतनी मेहनत कर चुका था पिछले 20 सालों में और ये अंजाम हुआ था। लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो बहुत अच्छे से बात करते थे। जब आप ऊपर चढ़ रहे हों तो आपसे दोस्ती करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन जब आप नीचे गिर रहे हों तब भी कोई आपका साथ दे, वो अच्छे लोग होते हैं। ऐसी ही एक औरत थी गार्सिया। उसकी उम्र होगी 60-65 साल। हमेशा मेरे उस घर के आगे से गुजरा करती थी। सुबह के वक्त मैं बाहर बैठा करता था और पेड़ों को निहारा करता था। बहुत साल पहले की बात है, लगभग 5 साल पहले। उसने मुझे देखा, मेरे पास आकर बैठी, क्योंकि उसे सांस चढ़ी हुई थी, प्यास लगी हुई थी। घर के अंदर से मैंने पानी की बोतल लाकर दी थी और तब से वो एहसान मान रही है मेरा। पता नहीं क्यों, जहाँ भी जाती है मेरी मदद करती है, मेरे साथ आकर बैठती है और बातें करती है। मेरा घर बार सब कुछ जा चुका था। किराए के मकान पर मैं रहा करता था। जो पहले मुझसे अच्छे से बात करते थे, वो बिजनेसमैन अब मेरे करीब तक आना नहीं चाहते थे। रिश्तेदारों ने क्या किया वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं क्या करता? जब कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता तो मैं नीचे नज़रें झुकाकर
वो गार्डन में बैठा करता था, लेकिन गार्सिया अब भी मेरे करीब आकर बैठती और कहने लगती, डरने की बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। तुम इस तरह से मन क्यों हार रहे हो, दिल क्यों हार रहे हो? कोशिश करो, अब तुम्हारे जैसा नहीं करेगा तो और कौन करेगा? जो किस्मत से अमीर बनते हैं ना, अगर उनसे वो अमीरी छीन ली जाए तो वो कहीं के नहीं रहते। तुमने तो मेहनत से सब कुछ कमाया है, पहले कमाया था, अब दोबारा बना लेना। लेकिन सबक तो मिल गया ना, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे किसी पर भरोसा नहीं करना। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले मरते हैं, तो किसी और पर भरोसा क्यों करना? उसकी बातें तो अच्छी थी, लेकिन मेरे हालात बहुत ज्यादा बुरे हो चुके थे। वो दिन सबसे अजीब और सबसे डरावना दिन था। वहां मैं गार्सिया के साथ बैठा। वो जो भी बोल रही थी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। सर इतना ज्यादा दर्द कर रहा, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा। पता है कारण क्या था? ये मेरी मौत का दिन था। घर में मैंने रस्सी रखी हुई थी, पंखे से रस्सी को लटकाकर आज मैं मरने वाला था। मुझे लगा था ये जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं है, मर जाऊंगा, इन सारे दुखों से दूर तो चला जाऊंगा ना। क्या मिला मुझे इतनी मेहनत करके? 20 सालों से गुलामों की तरह काम किया मैंने ताकि मेरी आगे की जिंदगी अच्छी हो। सबने धोखा दे दिया। गार्सिया बोले जा रही थी और फिर कहने लगी, तुम सुन नहीं रहे और कैसे बिल्कुल सन्न से होकर बैठे हुए हो? मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, होंठ मेरे हिल ही नहीं रहे थे। डिप्रेशन में ऐसा होता है, बिल्कुल सदमे के समान था वो दिन। दिमाग में बस यही घूमे जा रहा था, दर्द ज़्यादा तो नहीं होगा? फिर मैं सोच रहा था, कोई बात नहीं, अब जिंदगी में इतने दर्द सहे हैं, एक बार दर्द होगा, दोबारा कभी दर्द नहीं होगा, सारे गम मिट जाएंगे। गार्सिया बोलती गई और फिर कहने लगी, क्या हुआ? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने तब अचानक से वो बात को याद किया कि मैं किसी के साथ भला अब नहीं कर सकता, शायद गार्सिया के साथ कर सकता हूँ। बहुत पहले बहुत ज़्यादा सस्ता और छोटा घर मैंने खरीदा था और वो घर मुझे उस समय तो पसंद था। फिर कुछ डॉलर्स मैंने कमाए, मैंने बड़ा घर ले लिया। गार्सिया जब मुझे मिली थी कह रही थी, अरे तुम्हारा तो वो वाला घर है ना, छोटे वाला, क्यूट सा, तुम मुझे बेच दो। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रकम थी। मैं सोचा करता था घर बनाता जाऊंगा, बेचूंगा कभी नहीं। वो कहा करती थी, कितना क्यूट घर है, मुझे बेच दो ना, मैं ज़्यादा रकम देने को तैयार हूँ। मैं उसे दोस्त के नाते कह दिया करता, जब मुझे बेचने का मन होगा पक्का मैं सिर्फ तुम्हें बेचूंगा। आज किस्मत से उस घर की चाबी मेरे पास थी और मैं फांसी भी उसी घर में लगाना चाहता था। तब मैंने गार्सिया की तरफ देखा और कहा, गार्सिया तुम वो छोटे वाला घर खरीदना चाहती थी ना, क्या अब भी खरीदना चाहोगी? गार्सिया खुश हुई, अरे हाँ, वो छोटे वाला घर मैं खरीदना चाहूँगी अगर तुम मुझे बेचना चाहो। मैंने कहा बिल्कुल, मैं उसे तुम्हें देना चाहता हूँ। चाबी मैंने उसके हाथ में रखी और कहा, देखो एक चाबी का हिस्सा मेरे पास है, घर कुछ दिनों तक मैं रहने की कोशिश करूँगा। वैसे तुम्हें सच बताऊँ, कल से तुम उस घर में रह सकती हो। गार्सिया ने कहा, अरे नहीं, पेपर वर्क कराने में बहुत समय लग जाएगा ना। ऐसा करो 2 दिन बाद पेपर वर्क पूरा हो जाएगा, मैं लॉयर से अभी बात करती हूँ। मैंने कहा नहीं, लॉयर से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम कल से इस घर में रहना शुरू हो जाना। गार्सिया मेरी बातें समझ नहीं पा रही थी। मैं चाहता था कि मेरी मौत के बाद वो इस घर में रहे। ये घर उसे पसंद था और अब मुझे कोई डॉलर्स की ज़रूरत नहीं थी। उसे बेचकर वो डॉलर्स का मैं क्या करता, उसके किसी काम आ जाएंगे। बड़ी खुशदिल औरत है। चाबी उसके हाथ में थमाकर मैं कह रहा था, समझ लो ये तुम्हारा घर हुआ, तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी। वो चालाक थी, मेरी बातों से समझ रही थी मेरे इरादे। जैसे ही मैं उठने वाला था मेरी कलाई पकड़कर कहने लगी, देखो तुम ये घर मुझे मुफ्त में दे रहे हो, समझ रही हूँ क्यों। तुम कितने खुशदिल हुआ करते थे, धीरे धीरे ये झटकों ने तुम्हें उदास बना दिया। अब ये मुफ्त में घर दे रहे हो, तुम कुछ बुरा तो नहीं करने वाले ना। नजरें मेरी झुकी हुई, मैंने सर हिलाया और गार्सिया ने मेरी बाजू को नहीं छोड़ा और कहने लगी,
जिंदगी को इतनी जल्दी खत्म करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तुम पागल हो? इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है तुम्हारी, अभी 40 साल के तो हुए हो। जिंदगी पड़ी है, देखो मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ और कपड़े देखो मेरे लड़कियों जैसे पहनती हूँ, क्योंकि मुझे जिंदगी जीना पसंद है। कोई क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। अभी तो तुम जवान हो, 40 साल के हो, मेहनत करो, दोबारा उसी मकाम तक तुम पहुंच सकते हो। लेकिन उसकी बातों का असर नहीं होने वाला था। आज जैसे जिंदगी के अंत का समय था, लेकिन वो भी समझ चुकी थी कि अब मैं अपनी जिंदगी को खत्म करके ही रहूंगा। उसने कहा, आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं, जानती हूं तुम्हारे हालात जैसे हैं, तुम आज कुछ ना कुछ करने वाले हो। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, किसी को बताना मत, देखो किसी को बताना मत, मैं कोई अस्पताल नहीं जाना चाहता, मैं कोई पागल नहीं हूं, मेरे हालात अब मेरे अंत की तरफ मुझे ले आए हैं। तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें दोस्त मानता हूं, तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं। और मुझे गार्सिया ने कहा, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। मैं किसी डॉक्टर के पास जाने के लिए नहीं कह रही, कहीं काम पर भी नहीं लगवाऊंगी, बस एक छोटी सी चीज कर लो, तुम्हें शायद फायदा हो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, मौका मिल सकता है। मैं उसकी तरफ देखे जा रहा, आखिर क्या हो सकता है? क्या वो अपनी सारी कमाई मेरे नाम कर देगी? क्या इससे मेरी जिंदगी बदलेगी? उसने मुझे कहा, तुम्हारा वो जो छोटा क्यूट घर है ना, फर्श को तोड़ने की कोशिश करना, नीचे लकड़ी का दरवाजा मिलेगा, नीचे तहखाने में चले जाना, सामने किताब मिलेगी और कुछ ऐसा नजर आएगा जो तुम्हारे काम का है। देखो एक बार, अब मरना चाहते हो, मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन बस एक बार मेरी बात मान लेना। वैसे भी वो घर मेरे नाम करवा रहे हो ना, तोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक छोटी सी उम्मीद की किरण अगर तुम्हें नजर आई तो तुम उस तरफ बढ़ जाना। अगर अपनी जिंदगी खत्म करनी हो कर लेना, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहती। ये कहकर गार्सिया वहां से जा चुकी थी। मरने का मन कर रहा था, अंत का दिन था, पंखे से रस्सी लटकाकर फर्श की तरफ देख रहा था मैं। क्या मुझे फर्श तोड़ना चाहिए? एक तरफ पड़ा हुआ बड़ा सा वो फावड़ा मैंने जमीन पर मारकर ऊपर वाला फर्श का वो हिस्सा तोड़ा। पतली पतली प्लास्टिक की टाइल्स लगी हुई थी जिनके ऊपर मैट लगा था। मैट को उखाड़कर टाइल को मैंने तोड़ दिया और नीचे सच में लकड़ी थी और एक तरफ लगा हुआ छोटा सा कुंडा यह बयां कर रहा था, सच में इसके नीचे एक तहखाना है। यहां हर घर में बेसमेंट होती ही है, इसमें भी होगी। एक बार देख कर आता हूं। रस्सी को अच्छे से लटकाया था, एक छोटा सा स्टूल पास में पड़ा हुआ था। बाकी सामान की तरफ मैं देखे जा रहा था और मैंने कहा, बस नीचे देखाऊं, उसके बाद आखिरी बार इस स्टूल पर बैठूंगा, हर चीज को देखने की कोशिश करूंगा। अपने माँ बाप की तस्वीर, उसके बाद अपनी कमाई वाली वो तस्वीरें, जब मैं एक बार जिंदगी में एक बार अमीर हुआ था, अच्छे अच्छे लोगों से मिला करता था, मेरे सपने पूरे हो रहे थे। बस उसके बाद अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगा। जैसे ही दरवाजा खोलकर मैं नीचे गया, बदबू बहुत ज्यादा आ रही थी, पानी काफी ज्यादा भरा हुआ था। हो सकता है कभी पहले मैं यहाँ आने की कोशिश करता तो पानी में पैर तक ना रखता, लेकिन अब तो मैं मरने वाला हूँ ना। कोई कीड़े मुझे काट भी लें, कहीं मेरे पैर गल भी जाएं, कोई बीमारी लग भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पानी में मैंने पैर रखा। जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ा, हाथ में टॉर्च से मैंने रोशनी की तो सामने मुझे सुरंग नजर आई और सुरंग के एक तरफ एक चेन के साथ बंधी हुई चमड़े की वो किताब। वो बूढ़ी औरत ने जैसा कहा था यहाँ बिल्कुल वैसी चीज थी। मुस्कुराते हुए मैंने कहा, वो गार्सिया, मुझे लगता है कभी ना कभी इस घर में वो रही होगी, मजबूरी के कारण घर बेच दिया। मुझे कभी बताया नहीं उसने, क्योंकि ये चीजें उसे ही पता हो सकती हैं जो घर में रहा हो। जब आज उसने बताया, मैंने ये सवाल किया ही नहीं। हल्की सी मुस्कुराहट आई थी गार्सिया के कारण मेरे चेहरे पर। आगे की तरफ बढ़ा मैं, उस किताब को पकड़ा, खोला। बहुत कम पन्ने थे और उन पन्नों के ऊपर नियम लिखे हुए थे। मैं हंसने लगा। नियम? कैसे नियम? किस चीज के नियम? जब पढ़ना शुरू किया तो समझ में आया, इस सुरंग में आगे बढ़ने के कुछ नियम हैं।
वो नियम एक एक करके मैं पढ़ता जा रहा था। तुम पीछे नहीं जा सकते, असंभव है। सिर्फ आगे ही बढ़ा जा सकता है, पीछे जाया ही नहीं जा सकता। उसके बाद जहां रुकना है तुम रुक सकते हो। जहां तुम यहां से बाहर जाना चाहते हो जा सकते हो। बस तुम्हें कहना होगा आई क्विट। तुम वहां से बाहर निकल सकते हो। लेकिन मुश्किलें आएंगी, बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। भूतिया चीज़ें नजर आएंगी। मुकाबला करने में मज़ा भी आएगा, डर भी होगा, जख्म भी हो सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने में एक जो अलग अनुभव होगा वो मज़ेदार होगा। क्या तुम आगे जाना चाहोगे? बस इस सुरंग में आगे पैर रखकर कह देना आई एम रेडी। शुरुआत हो जाएगी। वो किताब चेन से बंधी थी। उस किताब को खींचकर मैं अलग नहीं कर सकता था, तो मैंने सोचा सुरंग में 2 कदम आगे बढ़ाकर देखता हूं क्या चीज़ है। जैसे ही सुरंग में 2 कदम आगे रखे, थोड़ा सा सुरंग के अंदर था। ये मिट्टी की बनी हुई सुरंग थी, कोई ईंटों वाली सुरंग नहीं थी। आगे बढ़कर मैंने कहा आई एम रेडी। पीछे सुरंग की शुरुआत में जो दरवाजे नुमा आकार बना था ना, ईंटें गिरी और दरवाज़ा बंद। मैं निकलना चाहता था, भागना चाहता था, मिट्टी नीचे की तरफ बैठ गई। निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। घबराहट बढ़ती जा रही थी और अचानक दिल की धड़कन फिर से धीमी हो गई। आप कहीं भी फंस जाएं, मौत का डर सबसे भयानक होता है। यहां पर तो मेरी मौत नहीं होने वाली, अगर हो भी गई वैसे भी तो मैं मरने वाला था। आगे बढ़ता हूं, देखता हूं। कहा था ना उस किताब में, रुक सकता हूं, कभी भी रुक सकता हूं, आई क्विट कह सकता हूं, लेकिन सिर्फ आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर ही कुछ पाया जा सकता है। क्या पाना है वो भी पता नहीं, लेकिन मैं देखने लगा, आगे बढ़ने लगा। थोड़ा थोड़ा पानी था उस सुरंग में। कदम बढ़ाता बढ़ाता जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था, देख रहा था दीवारों के ऊपर लगे हुए वो बड़े बड़े निशान। वहां कई ऐसी सुनहरी सोने चांदी की चीजें उस दीवार पर लगी हुई, लेकिन वो असली नहीं हो सकती। हो सकती हैं क्या? सोने चांदी को मैंने हाथ लगाकर देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा था। उन सोने चांदी की चीजों के बीच रंग बिरंगे फूल, अंडरग्राउंड ऐसे फूल भी लगते हैं, मैंने कभी नहीं देखे। पहले पहले वो सुरंग भयानक लग रही थी। आगे आगे बढ़ते बढ़ते वो सुरंग बेहद खूबसूरत लगने लगी थी। ऐसा लगने लगा था जैसे इसका रख रखाव होता है, तो कोई ना कोई यहाँ आता जाता होगा, शायद मुझे रास्ते में मिल जाए। सुरंग सीधी आगे की तरफ बढ़े जा रही, जैसे अपने घर से बहुत ज्यादा मीटर मैं दूर तक आ गया था। थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा तो एक आवाज आई। कुछ काटने की आवाजें आ रही थी। ये एक कैंची की आवाज थी, बड़ी कैंची की। वहां एक घुमाव था और घुमाव के दूसरी तरफ जैसे कोई था, कुछ काट रहा हो। क्या काट रहा होगा ये जानने के लिए जैसे ही मैं घुमाव तक पहुंचा, मैंने देखा वहां लगे हुए कई फूल और बाहर की तरफ निकले हुए कई पौधे वो आदमी कैंची से काट रहा था। तब मुझे लगा ये जो सुरंग है ना, इसकी रखवाली वो आदमी करता है, तो वो मुझे बताएगा यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता। मैं हमेशा के लिए सुरंग में रहना नहीं चाहता, शायद वो मेरी मदद करे। मैं उस आदमी के करीब गया और कहने लगा, भाई साहब देखिए, मैं सुरंग में आ गया हूँ। मेरे घर के नीचे वो दरवाज़ा नुमा आकार बना हुआ, मैं अंदर आया किताब पढ़ के और वो जगह पीछे से बंदी हो गई। तो निकलने का कोई और रास्ता आप मुझे बता सकते हैं? आप किस तरफ से आए हैं? वो बड़ा हंसमुख इंसान था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा यहाँ से बाहर निकलना है, चलो चलो बाहर निकलते हैं। मैं भी काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ, मज़ा नहीं आ रहा। चलो काम वैसे भी मैंने पूरा कर दिया है, चलो हाथ पकड़ो मेरा। मैंने कहा, हाथ नहीं पकड़ने वाला, देखिए आप आगे आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। उसने कहा, नहीं देखो, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मेरी उम्र तुमसे बहुत ज़्यादा है, तुम मेरे बच्चे के समान हो, हाथ पकड़ो मेरा, मैं तभी बाहर लेकर जाऊंगा। जैसे कुछ शरारती था, तो मुझे लगा ठीक है हाथ पकड़ लेता हूँ। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़ा, वो कहने लगा, ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं करता हूँ, जैसे जैसे मैं कहता हूँ, तुम भी वैसा वैसा ही करना। उसने मेरे हाथ में एक लंबा चाकू पकड़ा दिया, एक अपने हाथ में पकड़ लिया,
फिर कहने लगा, इसका इस्तेमाल करना है, सामने जो भी आता है उसे मारते जाना है, मारते जाना है, मौत से तो नहीं डरते। उस चाकू को देखकर मैं कहने लगा, देखिए भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ये कोई शरारत तो नहीं, मजाक तो नहीं, मैं कोई किसी को मारने वारने वाला नहीं। उसने कहा, वो तुम पर है, तुम्हें पता तो है ना, यहाँ से बाहर निकलने के लिए अगर तुम यहाँ से आधे में छोड़ते हो तो आई क्विट कह सकते हो, लेकिन आगे बढ़ते रहना है, उसके लिए इसकी ज़रूरत होगी, चलो मेरे साथ। मैं समझ नहीं पाया कहने का क्या मतलब था। आई क्विट का मतलब भी तो यही होता है, आगे से निकलना, क्या नहीं होता? मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे ही आगे वाले घुमाव तक वो मुझे लेकर पहुंचा, कई लोग थे जमीन पर बैठे हुए, थोड़े पानी के बीच। हमें देखा तो वो बाहर की तरफ आए। अजीब से लोग, वो इंसान नहीं थे, कपड़े के बने हुए जैसे गुड़िया नुमा नकली चीजें। रोबोट थे क्या? जैसे ही उस आदमी ने एक की गर्दन पर वार किया, वो इंसान नहीं कपड़ा ही थे, जैसे कपड़े को काट दिया और नीचे वाला हिस्सा पानी में चला गया, काले रंग का वो हिस्सा पानी में घुल भी गया। देखे जा रहा है ये क्या चीज है। और उस आदमी ने हंसते हुए कहा, मारो मारो, क्या हुआ, करना नहीं चाहते, मरना चाहते हो? उसकी बातों ने मुझ पर असर किया, मैं भी चाकू से वार करने लगा। वो कपड़े थे लेकिन पकड़ना चाहते थे। मैं काटता गया, कपड़े के हिस्से कटते गए, ऊपर से नीचे तक मैं फाड़ता गया, और जैसे फिल्मों में होता है ना, वैसा लग रहा था। आज मेरी मौत का दिन था। मुझे जिंदगी में कभी अच्छा नहीं लगा था, गेम्स खेलने का कभी समय नहीं मिला था, क्रिकेट कभी कभी सिर्फ देखा करता था, खेलने का मन हुआ करता, लेकिन फिर मैं सोचता था एक बार अच्छी कमाई कर लूं, अपने परिवार के साथ खेलूंगा। वंदना ने मुझे कोई बच्चा नहीं दिया था। 5 सालों से हमेशा कहा करती, थोड़ा इंतज़ार करो, थोड़ा इंतज़ार करो, जबकि मुझे मेरा बच्चा चाहिए था। लड़की हो या लड़का फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस उसके साथ खेलना चाहता था। लेकिन वो धोखा दे रही थी मुझे, 5 सालों से धोखा देती रही। मेरी सारी संपत्ति हड़प ली, मुझे कोई बच्चा भी नहीं दिया, छोड़ दिया मुझे और ऐसे ही दूर चली गई। मैं यहाँ पर महसूस कर रहा वो खेलने का मज़ा, वो आदमी के साथ कपड़ों को फाड़ना जो जिंदा थे। सभी के सभी चाकू से ऐसे फाड़े, मैं थक गया था। वहाँ पानी के बीच बैठा और वो आदमी भी बैठा और फिर कहने लगा, मज़ा तो आया ना? मज़ा आया, मुझे तो बहुत मज़ा आता है इसमें। ये पकड़ने की कोशिश करते हैं और तुम्हें पता है, अगर तुम इन्हें मौका दोगे, बिल्कुल वार नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो ये तुम्हें पकड़ेंगे, जकड़ेंगे और नाक पर भी लिपट जाएंगे। फिर सांस रुकेगी, मर भी सकते हो। हाथ नहीं पकड़ते ये, यानी कि मुंह पर लिपटा हुआ कपड़ा सांस रोकता चला जाएगा, खींच कर निकाल सकते हो या चाकू से काट सकते हो, ऐसे बचा जा सकता है। मेरी भी सांस चढ़ी हुई। मैं उस आदमी को कह रहा, हाँ वो तो है, लेकिन ये है क्या चीज़? मैंने जिंदगी में कभी ये चीज़ नहीं देखी। उस आदमी ने कहा, अच्छा भूत प्रेत कभी नहीं देखे? मैंने कहा, नहीं, मैं तो इस पर यकीन भी नहीं करता था। उसने कहा, तो करना सीख लो, आगे तुम्हें क्या क्या मिलेगा तुम सोच तक नहीं सकते। डरपोक तो नहीं हो ना? मरने से डरते तो नहीं? ये बात ने जैसे मेरी सांस भी कंट्रोल में लाई, चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई और मैं कहने लगा, मरने से नहीं डरता, पता नहीं क्यों जिंदगी से डर लगता है, इसीलिए इस जिंदगी से दूर जाना चाहता हूँ। उस आदमी ने कहा, क्या तुम कोई आत्महत्या वाली बात तो नहीं कर रहे ना? मुझे लगा ये जान ना ले, ऐसा ना हो यहाँ से बाहर निकाले मुझे और उसके बाद पुलिस को बता दे, मुझे पागल खाने भेज दिया जाए। मैं कहने लगा, नहीं, मरने की बात नहीं कर रहा, वो वैसे ही कह रहा हूँ, जिंदगी घटिया है, अपने पराए मुझे कभी कुछ समझ में आता ही नहीं। उस आदमी ने कहा, यही तो मज़ा है ज़िंदगी का, यही तो मज़ा है, कुछ समझ में नहीं आता, अपने कौन है पराए कौन है, यहाँ पर भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। अपना कौन है पराया कौन है? हो सकता है कोई धोखा दे दे, हो सकता है जिस पर तुम भरोसा ना करो वो अपनों की तरह व्यवहार करे, लेकिन एक ही नियम है यहाँ का, आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़ नहीं सकते, पीछे नहीं जा सकते। देखो पीछे कितना अंधेरा है, दीवारों से तेल टपकने लगा है,
पीछे कभी भी मर सकते हो, जा ही नहीं सकते। आगे बढ़ो, चलो, थकान थोड़ी कम हो गई है तो हमें आगे बढ़ना है, समय बर्बाद नहीं कर सकते हम। आगे सुरंग बहुत ज्यादा संकरी हो चुकी थी। फिर उस आदमी ने कहा, अब चाकू को जेब में डालो, कमर पर बांधो, जो मर्जी करो, यहां से निकलना होगा। सुरंग इतनी पतली थी कि घिसट कर जाना पड़ता और आधा पानी उसमें भरा हुआ। मैं उसे कहने लगा, नहीं नहीं, इसमें मैं नहीं जा सकता। उसने कहा, डरते हो ना, डरपोक हो ना तुम, डरते बहुत हो ना। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैं कहने लगा, नहीं नहीं, डरता नहीं हूं मैं। उसने कहा, तो रास्ता यही है। मैंने कहा, नहीं नहीं, तो मैं पीछे से चलता हूँ, कहीं और कोई रास्ता तो होगा ना, जैसे मेरे घर के नीचे ये सुरंग यहाँ जुड़ती है, उसी तरह से कोई और रास्ता होगा। तुम जानबूझकर इस रास्ते पर मुझे ले जा रहे हो, और रास्ते भी है ना। उसने कहा, रास्ते तो कई होते हैं, लेकिन यकीन करो पीछे जाया नहीं जा सकता। इस सुरंग का एक नियम है। पीछे मुड़ा मैं, देखा मैंने छत के ऊपर से ईंटें गिरने लगी और पीछे ढेर लग गया। सुरंग पीछे से बंद हो चुकी थी। जैसे उसकी जबान से निकले शब्द कब सच हो जाते पता ही नहीं चलता। उसकी तरफ देखकर मैं कहने लगा, काली जबान है तुम्हारी, काली जबान, जो बोलते हो सच हो जाता है। वो कहने लगा, इस सुरंग में तुम्हें क्या क्या देखने को मिलेगा तुम यकीन नहीं कर पाओगे। अब मैं उसके पीछे पीछे बढ़ने लगा आगे। कपड़े काफी गंदे हो चुके थे। वो सुरंग काफी ज्यादा संकरी थी। एक जगह तो इतनी संकरी, मुझे लगा मैं यहां फंस जाऊंगा। पानी ऊपर बढ़ा तो हम सांस रुकने के कारण मारे जाएंगे। अपनी ये बात मैंने उसको कही और सामने से उसका एक ही जवाब होता, डरपोक हो, डरपोक हो, डर गए ना, डर गए ना। ये बात करके वो मेरे अंदर गुस्सा भर देता और मैं गुस्से से आगे बढ़ने लगता। इसके बाद वो संकरी सुरंग कितनी लंबी होती गई मैं समझ नहीं पा रहा था, और एक जगह दाएं बाएं या आगे जाने का रास्ता नहीं बल्कि नीचे जाने का रास्ता, और नीचे भरा हुआ पानी। वो कहने लगा, अब नीचे जाना होगा, सांस रोकनी होगी। नीचे तुम्हें अजीब अजीब रंग बिरंगे फूल नजर आएंगे, लेकिन कोई 8 से 10 फुट नीचे की तरफ जाना है और फिर आगे निकल जाओगे। इससे तुम ऊपर की तरफ तैरोगे तो सुरंग का आगे वाला हिस्सा आ जाएगा। चलो चलो। जल्दी से वो पानी के अंदर चला गया। सिर नीचे की तरफ था। मेरी सांस रुकी हुई। मैं सोचे जा रहा। डर बहुत ज्यादा लग रहा था। एक बार तो मुझे लगा अगर मैं नीचे ऐसे ही रह गया, दम घुट गया मेरा तो। फिर सोचा वैसे भी यहाँ से बाहर निकल कर मैं क्या करने वाला हूँ, मरने ही तो वाला हूँ, तो क्यों ना नीचे ही जाऊं, देखूं क्या होता है। जब वो गया है तो मैं भी जा सकता हूँ, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो वो मेरी मदद करेगा ना। तो मैं आगे की तरफ थोड़ा गया, टांगे नीचे की तरफ की, और मैं नीचे चला गया। नीचे पानी पूरा साफ, चमकने वाले पौधे नजर आए मुझे। देखते देखते 8 फुट नीचे और आगे सुरंग का हिस्सा। वहां से थोड़ा आगे गया और ऊपर जाने का रास्ता। सांस थोड़ी ही रोकी मैंने, ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। जैसे ही ऊपर पहुंचा उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, समय काफी लगा दिया, क्या हुआ, पौधे ज्यादा अच्छे लगे। शुरू में मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पौधे बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे, चमकदार से। एक बार मेरी सांस रुकने वाली थी। पागल था मैं, देखता रहा। तब बाद में निकला। तुम तो फिर भी उससे पहले ही निकल आए। कोई बात नहीं, आओ, आगे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मुझे थोड़ी सांस चढ़ी हुई थी। मैंने उसको कहा, रुको रुको, मुझे थोड़ा बैठना है, सांस चढ़ी हुई है। वो कहने लगा, ठीक है, मैं भी यहीं बैठता हूँ, तुम भी। अब कुछ बातें ही कर लेते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। ये जगह तो काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन फिर भी कोई बातें करने वाला मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो अपने बारे में बताने लगा कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। अमीर लोगों के अजीब से शौक, अपने घर के नीचे ये चीज़ें लगानी है। और तुम्हें पता है, इस दुनिया में अमीर लोगों के पास ऐसी चीज़ें हैं गरीब लोगों को पता ही नहीं। शहरों के नीचे अंडरग्राउंड शहर बने होते हैं। अमीरों के घर के नीचे तहखाने से जाने के ये रास्ते, ये सुरंगें, वहाँ तक पहुँचने के लिए आम इंसान वहाँ पहुँच नहीं पाते। अमीर अपनी ही दुनिया में रहना शुरू कर देते हैं, वहाँ मीटिंग्स करते हैं, पुलिस वालों तक को पता नहीं होता। यहाँ मेरे जैसे कुछ लोग काम करने के लिए आते हैं, उनकी ये चीज़ें लगाने के लिए आते हैं।
रास्तों की सफाई करने के लिए आते हैं। अब ऐसे रास्ते उन्हें अच्छे लगते हैं, उनके शौक। तुम अपने बारे में बताओ, कौन हो तुम? काफ़ी कमाई की होगी तुमने, पहली बार वो अच्छा घर खरीदा होगा या बड़ा बिजनेस लिया होगा, तो तुम्हें पता लगा होगा इस बारे में। मैंने सर हिलाया। नहीं, बस किसी अपने ने कहा था, क्योंकि मैं मरने वाला था। अब झूठ नहीं बोलूँगा, आज मैं फांसी लगाने वाला हूँ। वो हंसने लगा, जैसे उसे कोई फर्क पड़ता ही ना हो। कहने लगा, हाँ ठीक है, अब कभी कभी मरना अच्छा लगता है, तो तुम आज मरने वाले हो, उससे पहले यहाँ पर आए हो, मज़ा तो आ रहा है ना? मैं थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, हाँ थोड़ा अच्छा तो लग रहा है। अब आखिरी दिन ऐसा मज़ेदार होगा मैंने सोचा नहीं था। उसने कहा, जिंदगी में कई दिन आते हैं, या कहूँ हर दिन आता है, उसे ऐसा मज़ेदार बनाया जा सकता है। अगर तुम ये सोच लो कि ये दिन तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम्हें डर नहीं लगेगा। यहाँ पर भी अब तुम्हारे लिए तो ये आखिरी ही दिन है, तो जितना भी खतरा आए मुकाबला करो, मज़े करो। वहाँ जाकर भी मरना है, अगर यहाँ भी मर गए तो डरने की कोई बात नहीं। तो अब बताओ, आगे वो घुमाव वाले रास्ते पर जाना है। रास्ता खतरनाक होगा, लेकिन मेरा यकीन करो, जिंदगी में ऐसी चीज़ें तुमने कभी नहीं देखी होंगी। ये मान लो एक रिस्क है, बहुत बड़ा रिस्क। क्या तुम लेना चाहोगे? हंसते हुए मैंने कहा, अब तो ले सकता हूँ ना, मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है और कुछ मज़ेदार मुझे देखने को मिल गया, ये तो मेरे लिए अच्छा होगा ना। तब वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे आगे की तरफ ले जाने लगा। फिर जैसे ही घुमाव से हम आगे निकले, पीछे वाला वो हिस्सा अपने आप बंद हो गया। फिर से जैसे दीवारों से ईंटें नीचे की तरफ गिरी, ढेरी सी लग गई, पीछे जाने का रास्ता बंद। फिर वो कहने लगा, देखो पीछे वाले रास्ते की याद तो आएगी, आगे वाला ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन बहकना मत। यहाँ बहकाने के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो तुमने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी होंगी। कभी कभी तो मैं भी बहक जाता हूँ, जबकि हर रोज़ यहाँ आना जाना है मेरा। चलो चलो, जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसा वैसा करते जाओ। कोई तुम्हें छूने की कोशिश करे, हाथ दिखा देना, कहना पीछे हो जाओ, बस आगे बढ़ते रहना। मैं थोड़ा सा आगे गया, दीवारों से लड़कियां निकली, काले रंग की, अजीब सी, जैसे उनका मांस सड़ा हुआ हो, लेकिन रंग बदला उन्होंने, खूबसूरत बन गई। छोटे छोटे कपड़े और अजीब सी अदाएं। कुछ नाच रही थी, कुछ बैठी हुई मुस्कुरा कर देख रही। हर कोई मुझे छूना चाहता था, मैं कह रहा, नहीं नहीं, छूना मत, छूना मत। यकीन कीजिए, खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां थी, कुछ रो रही। तब वो आदमी मेरा हाथ छोड़कर कहने लगा, यहाँ हाथ नहीं पकड़ सकते, कोई भी यहाँ एक दूसरे को छू नहीं सकता जब तक भरोसा ना हो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगा, बस मेरे पीछे पीछे आते रहना। यहाँ कुछ समय बिता सकते हो, क्योंकि यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। तुम्हारे लिए रास्ता और होगा, मेरे लिए रास्ता और होगा। तुम्हें अपने रास्ते का चुनाव करना होगा। यहाँ कोई भी एक जिस पर तुम भरोसा कर सकते हो, उससे अपने मन की बात कहना और पूछना आगे जाने का दरवाज़ा कौन सा है, वो तुम्हें बता देगी। लेकिन ध्यान रखना, उसकी बात मानने से पहले सवाल करते रहना, पता लगना चाहिए उसके इरादे क्या हैं। वो आदमी जल्दी से आगे निकल गया। मैं उससे कुछ पूछना चाहता था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। यानी यहाँ पर जो वो कह कर गया है वो मुझे मानना होगा। पीछे वाला रास्ता बंद है, क्या करूं? जैसे ही मन में वो ख्याल आता कि ये मेरा आखिरी दिन है, मन से वो सारा डर निकल जाता। कोई बात नहीं, यहाँ रिस्क लेकर देख लेते हैं। वहाँ एक लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। मुझे उस पर थोड़ा सा भरोसा हुआ। बाकी सारी लड़कियाँ जो कम कपड़ों में थी, मुझे बड़ी चालू सी लग रही थी। कुछ ऐसी ही नशीली आंखों वाली, नीली आंखों वाली, उन पर भी मैंने भरोसा नहीं किया। कुछ जो लंबे लंबे बालों को ऐसे उंगलियों से लपेटे जा रही, ऐसी लड़कियों पर तो कभी भरोसा मैं करता ही नहीं। लेकिन एक मासूम सी लड़की नीचे की तरफ बैठी हुई, एक कंचे को हाथ में घुमाए जा रही, थोड़ा थोड़ा मेरी तरफ देखती, फिर नीचे की तरफ देखने लगती। मुझे उस मासूम सी लड़की पर भरोसा हुआ। उसके करीब गया, फिर मैं कहने लगा, देखो मुझे नहीं पता यहाँ क्या चल रहा है। दीवारों से तुम निकली हो, क्या हो तुम? भूतनी हो, प्रेतनी हो, मुझे नहीं पता। मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा हूँ, कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता और जल्दी ही मायूस हो जाता हूँ।
वो लड़की कहने लगी, बैठो मेरे साथ। पानी गंदा था, मैं भी गंदा हो चुका था, उसके साथ बैठा। फिर मैं कहने लगा, बताओ यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। वो कहने लगी, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मैं कुछ समय सोचने लगा और फिर हड़बड़ी में मैंने कहा, हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। उसने कहा, नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, और सच बताऊं मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं है। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, तुम्हें सच बताना होगा। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मैं तुम्हें सच बताऊंगी। शुरुआत तुम्हें करनी होगी। मैंने अपने बारे में उसे सब कुछ बताया, लेकिन थोड़ा थोड़ा। मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैंने बहुत कुछ पाया है, यहाँ नीचे की तरफ आ गया था, किसी ने कहा था, ऐसा मैंने कहा। और फिर उसने कहा, वो दरवाज़ा उस तरफ से मुड़कर उस तरफ जाना होगा, ऐसा दरवाज़ा होगा, वो। मैंने कहा, ये क्या? मैं समझ नहीं पाया। उसने कहा, जो तुमने कहा मैं भी समझ नहीं पाई। मैंने कहा ना, पूरी बात बताओ, सही सही बताओ, घुमा कर या छिपा कर नहीं। तब मैं थोड़ा मुस्कुराया, उसकी तरफ देखा और मैंने कहा, चालाक बहुत हो। फिर मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया, जिंदगी की वो घटनाएं जो मैं आपको भी बता चुका हूँ, मैंने उसे भी बताई, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा और ये मेरा आखिरी दिन है। मैं ये पक्का कर चुका हूँ, आगे जीना शायद मुझे अच्छा ना लगे, सब कुछ खो चुका हूँ और यहाँ पर भी मुझे कुछ खास मिलने वाला नहीं, तो बाहर निकलकर सबसे पहले मौत को गले लगाऊंगा। फिर वो अपने बारे में बताने लगी, यहाँ दीवारों के अंदर हम पिशाचिनियाँ रहती हैं और हमें खून पीना पसंद है। वैसे हम कोई ऐसा नहीं है कि किसी को मार डालेंगी, काट डालेंगी, लेकिन सबको कोई चाहिए होता है, कोई मर्द जिसका वो खून पी सके। यहाँ कई अमीर लोग आते हैं, अपना साथी वो चुन लेते हैं, हम में से कोई, और उसे खून पीने का मौका मिलता है। आपकी बाहर की जिंदगी में जीने का मौका मिलता है। आपको पता है कितनी लड़कियां, कितनी औरतें असल में पिशाचिनियां हैं जो अमीर लोगों के साथ होती हैं। बुढ़ापा जैसे उनके शरीर पर आता ही नहीं, हर बार बदल सी जाती हैं, कुछ करती नहीं वो, ये हमारी शक्तियां होती हैं। उसकी तरफ मैंने देखा, थोड़ा सा मुस्कुराया, बात पर भरोसा करना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ जो मैंने देखा था भरोसा तो करना ही था। फिर वो लड़की कहने लगी, अब तुम्हें यहाँ से आगे निकलने के लिए कोई रास्ता चाहिए होगा ना, अपनी कलाई आगे करो, मुझे तुम्हारा खून पीना है, थोड़ा सा खून पीऊंगी, पेट भरेगा, लंबा समय मैं यहाँ बिता सकती हूँ। अगर मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो बता दो। मैंने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले तो जाता अगर मुझे अपनी ज़िंदगी लंबी जीनी होती। मैं तो आज मरने वाला हूँ, तो तुम्हें अपने साथ ले जाना नहीं चाहूँगा। हो सकता है तुम्हारी किस्मत कोई अच्छी लिखी हो, मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई तुम्हें मिलने वाला हो, बाकी तुम्हारे बारे में मैं कुछ जानता भी नहीं। उसने कहा, हमारे बारे में कोई असली और सच जान भी नहीं पाता। मैंने कलाई आगे की तरफ की, हो सकता है पहले मैं ऐसा कुछ ना करता, लेकिन जब आप मरने वाले हों ऐसा कर सकते हैं। उसने थोड़ा सा खून पिया और फिर कहने लगी, चलो अब मेरे साथ, हाथ पकड़ो मेरा, तुम्हें इस खतरनाक रास्ते से आगे लेकर चलती हूँ। वहाँ वैसी कई पिशाचिनियाँ थीं जो मुझे पकड़ना चाहती थी, हाथ में हथियार लिए मुझे मारना चाहती थी, लेकिन वो सबको पीटती, सबको काटती, पीछे फेंक देती और मुझे आगे की तरफ लेकर गई। वहाँ दरवाजे के करीब मुझे कहने लगी, बस इस दरवाजे से बाहर निकलने से पहले जैसे तुमने मुझसे दोस्ती की है, मेरी ये 5 सहेलियाँ, इनसे भी दोस्ती कर लो। बस ये कह दो कि ये मेरी दोस्त हैं। 6 पिशाचिनियों को भी तुम एक साथ दोस्त बना सकते हो। मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, मुझे यहाँ तक आने का रास्ता चाहिए था, मैं बस दरवाजे से बाहर चला जाऊँगा। उसने मासूम सा चेहरा बनाया और कहा, बस एक छोटा सा काम। मेरी दोस्ती के लिए छोटा सा काम नहीं कर सकते? उसका मासूम चेहरा देखकर मुझे लगा, बिल्कुल, तुम्हारी मदद तो मैं कर सकता हूँ, तुमने मेरी मदद की है। मैंने कहा, तुम 5 भी अब से मेरी दोस्त। अगर कभी हो सकता है मैं जिंदा रहा, यहाँ आया, तो तुम भी मेरी दोस्त। उन 5 ने मुझे पकड़ा और वो सामने से हंस रही थी। उन सब ने, किसी ने मेरी पीठ पर दांत कड़ाए, किसी ने मेरे पेट में, मेरा खून पिया
भले ही थोड़ा थोड़ा, लेकिन कमजोरी सी आ गई और फिर मुस्कुरा कर कहने लगी, माफ करना, हमारा साथ यहीं पर था। धोखा दिया था उसने, धोखा। लेकिन मैंने उन पिशाचनियों को दूसरी बार हमला करने से पहले वो चाकू निकालकर थोड़ा सा काटा तो सब भागने लगी। एक पर छोड़कर चाकू मैंने मारा और पीठ में घोंप दिया। फिर दरवाजे से जल्दी से आगे निकला घिसट कर। वो दोबारा हमला करने आई थी, लेकिन मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। आगे वो आदमी मेरी तरफ दिख कर कहने लगा, देखो माफ़ करना, अगर मैं बता देता वहाँ क्या क्या होता है, वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ती। आप उनकी सच्चाई किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, ये नियम है। आप उन्हें अपनी पत्नी तक बना सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, अपनी दुनिया में रख सकते हैं। सच बताया तो मौत मिलती है, ये एक राज है, माफ़ करना। मैंने कहा, कोई बात नहीं, ऐसे कई राज होते हैं जो हर कोई अपने सीने में दबाए रखता है। तुमने भी दबाए, कोई बात नहीं, मदद तो की ना, और मैं उनसे भी कोई नाराज़ नहीं हूँ। मैं बस बचना चाहता था, इसलिए वार किया। बाकी उसने भी मेरा काम किया, आगे जाने का रास्ता दिखाया। बाकी धोखेबाजों से वो थोड़ी कम धोखेबाज थी। खून पिया, मारा नहीं मुझे, बस जाते वक्त उसे लगा अपनी सहेलियों की भूख मिटाई जा सकती है, इसलिए उसने ऐसा किया। नाराज नहीं हूं उससे मैं। फिर उसने अपनी वो बड़ी कैंची, उसके थोड़े से नट खोले। वो कैंची 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। बड़े बड़े चाकू थे वो, तलवार की तरह। मुझे पकड़ाया उसने एक हिस्सा और कहने लगा, आगे का रास्ता खतरनाक होगा। मुझे मज़ेदार लगता है, तुम्हें डरावना लगेगा, लेकिन जो आगे आए उसे मारते जाना। कपड़े लड़कियां नहीं आने वाली, कुछ और मिलेंगे। चलो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, वहाँ ज़मीन से निकलने लगी हड्डियों के ढांचे जैसी चीज़ें। कई मुर्दे थे वो, लाशें, ज़ॉम्बीज़ कह सकते हैं, लेकिन मांस वाले ज़ॉम्बीज़ नहीं, मिट्टी वाले, हड्डियों के ऊपर मिट्टी लगी हुई। वो पकड़ने की कोशिश कर रहे उस आदमी को। जैसे ही वैसी 2 हड्डियों वाले मानव ने पकड़ा, वो हंसते हुए कहने लगा, देखो अब। उसने वो चाकू घुमाया और हड्डियां, वो कंकाल बिखर गए। इस तरह हंसते हुए कहने लगा, आगे का रास्ता मज़ेदार होने वाला है। डरोगे तो नहीं, मौत से डरते तो नहीं। अगर सबने पकड़ लिया या दिमाग लगाते हैं, देखो आगे क्या क्या मिलता है। मैं ना में जवाब दे रहा कि नहीं, वैसे भी मैं आज मरने वाला हूँ, यहाँ से कैसा डरूंगा। वो चाकू लेकर, तलवार लेकर मैं आगे बढ़ रहा और ज़मीन से वैसे ही हड्डी मानव निकल रहे। वो ज़ॉम्बीज़ हमें पकड़ने की कोशिश कर रहे और उन्हें मारने में मज़ा आ रहा था, बिल्कुल जैसे कोई फिल्म चल रही हो। ज़ॉम्बीज़ का आतंक। मैं उन्हें मारे जा रहा, काटे जा रहा, मारे जा रहा, बिखेरे जा रहा। जैसे जैसे हम आगे जाते गए, वो सिर्फ कंकाल नहीं थे साधारण, एक दूसरे से जुड़कर कई सर वाली खोपड़ियाँ और शरीर किसी जानवर जैसा बड़ा। वैसा जीव भी आया। उसकी हड्डियों को तोड़ना मुश्किल हो रहा, लेकिन वो काम भी हमने किया। उसके बाद बहुत लंबा जीव भी आया। आगे एक जैसे पिंजरा बनाया हुआ उन्होंने जकड़ लिया। घोटना चाहते थे, दबोचना चाहते थे। वो आदमी को मज़ा आ रहा उन्हें तोड़ने में, काटने में, भले ही थोड़ा जख्मी हो रहा। मुझे भी मज़ा आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खेल चल रही हो जिसमें दांव पर जिंदगी लगी है, लेकिन मौत से ना डरने वाला इसको अच्छे से महसूस कर सकता है। ये मज़ेदार होता है। मैंने उन हड्डियों को तोड़ा, उन जानवरों को मारा। बहुत लंबा सफ़र था, 2 घंटे लगे वहाँ। शरीर थक गया, थक कर चूर हो गया। मज़ा आया और उस रास्ते से हम आगे निकले। फिर वो कहने लगा, तुम्हें पता है इस जगह पर एक खासियत है। यहाँ पर ना एक फूल मिलता है। उस फूल को तुम जहाँ पर लगाओगे, जिस मिट्टी पर लगाओगे, वहाँ एक दिन में पत्तियाँ आने लगेंगी और वो पत्तियाँ सोने की होती हैं। कई अमीर लोग यहाँ आकर वो फूल लेते हैं, घर में लगाते हैं छिपी हुई जगह पर। हर रोज़ पत्तियाँ आती हैं, वो उसे तोड़ते हैं। ऐसे उनकी कमाई होती है, वो हमेशा अमीर बने रहते हैं। यहाँ पर भी फूल मिलता है। देखना चाहोगे फूल कैसे मिलता है? मैंने कहा, हाँ, मैं देखना चाहूँगा। ऐसी कमाल की चीज़ कैसे देखी जा सकती है? फिर उस आदमी ने कहा, वो देखो फूल, वो सामने पेड़, वहाँ गुफा की एक तरफ जाने वाला रास्ता, आगे काफ़ी खुला और पानी के बीच लगा हुआ एक पेड़। उस पेड़ पर लगा हुआ एक फूल।
उस आदमी ने कहा, बस वो फूल तोड़ कर ला दो मुझे, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। यहाँ आकर मैंने कोशिश नहीं की, आज इस तरफ आया हूँ तो मुझे लगा ये फूल ले ही जाता हूँ, मदद कर दो मेरी। देखो दोस्त, यहाँ तक लेकर आया हूँ, मदद नहीं करोगे? मैंने कहा, तुम मेरे दोस्त हो, मेरी मदद तुमने की, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जैसे ही मैंने पेड़ के पास फूल को तोड़ा, पेड़ की पत्तियाँ या टहनियाँ मुझे जकड़ चुकी थीं, सीने पर लिपट चुकी थी, सांप की तरह सीना मेरा दबाए जा रहा। ऐसा लग रहा सांस नहीं आ रही हो, मैं हिल नहीं पा रहा। और उस आदमी ने कहा, फूल फेंको, फूल फेंको, ये फूल छीनेगा, अगर तुमने फूल फेंक दिया ये कुछ नहीं करेगा। मैंने फूल उसकी तरफ फेंका, उसने फूल उठाया और हंसकर कहने लगा, मेरे दोस्त, सफ़र यहीं तक था। तुम्हें पता है यह फूल कैसे मिलता है? अपनी कुर्बानी देकर। जो इसे तोड़ता है ये पेड़ उसे जिंदा नहीं छोड़ता। फूल मेरा हुआ, कुर्बानी तुम्हारी हुई। अलविदा मेरे दोस्त। मैं चीख रहा और कह रहा, धोखा दिया तूने, धोखा। उसने कहा, तू वैसे भी मरेगा ना, मान ले कि तू आज आत्महत्या नहीं करता तो इंसान कभी ना कभी तो मरते हैं ना, तेरी जिंदगी में भी मौत लिखी है, कभी ना कभी तो मरता, आज मर जा, कुर्बानी से मेरा फायदा तो होगा। हंसता हुआ आगे की तरफ बढ़ गया वो। उसके बाद वो पेड़ मुझे जकड़ रहा, मुझे लगा यहीं पर मेरी मौत लिखी है, लेकिन वैसे भी तो मैं मरने वाला था। क्या ऐसी दर्दनाक मौत होगी मेरी? मैं वहां अपने आप बीच में धंसता गया, शरीर धंस गया था, सर बाकी था। आंखों से आंसू आए और सारी यादें आंखों के सामने घूमने लगी। सोचने लगा मैं, जिंदगी में मैंने क्या क्या किया। कभी किसी चीज में मजा नहीं आया, भले ही यहां मर रहा हूं, लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ये जिंदगी भी मजेदार थी। सोचता रहा कि वैसे भी मरना है तो इन खतरों को मैंने झेला, जिंदगी में कुछ ऐसा तो किया जिसे मैं मजेदार कह सकता हूं। अब मौत को भी कबूल करता हूं। पेड़ से तब आवाज आई, तुम अगर अब भी बचना चाहते हो तो लड़ो, बचना चाहते हो तो लड़ो, ऐसे हार स्वीकार मत करो। किसी हारे हुए को खाना मुझे भी पसंद नहीं। कोशिश कर सकते हो तो एक उम्मीद है, एक मौका है। मैं वादा करता हूं, अगर तुम जीत पाए तो जिंदा छोड़ दूंगा, हारे तो वैसे भी मरोगे, और नहीं हारे, कोशिश नहीं की तो वैसे भी मार दूंगा। कोशिश करना चाहोगे? मैं तब हाथों को हिलाने लगा। भले ही उन पेड़ों के तनों ने मुझे जकड़ रखा था, लेकिन मैंने कोशिश की। उन तनों को खींचकर मैं काट रहा। अंदर से पेड़ के निकला वो गोंद थी, गोंद जो मुझे धंसा रही। हिलता गया, गोंद उतारता गया, पेड़ से थोड़ा दूर। पेड़ भी कह रहा, इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। हाथ में वो तलवार थी। मैंने जल्दी से उन तनों को, उन जड़ों को काट दिया और गोंद से दूर। तब उस पेड़ से आवाज आई, बच गए, मौका देता हूं मैं। मुझे बुरा नहीं लगा। एक बार के लिए मुझे थोड़ा अजीब लगा। जिंदगी में मुझे धोखेबाज से धोखेबाज लोग मिले जो मेरा फायदा उठाना चाहते थे। यहां पर मिला वो आदमी भी मुझे यहां तक लाना चाहता था ताकि उस फूल को पा सके अमीर बनने के लिए। और यहां ऐसा पेड़ भी मिला जो मुझे खाना चाहता है, भूख मिटाना चाहता है, लेकिन फिर भी ईमानदारी से उसने मुझे सच बताया। सच ना बताता तो मैं नहीं बचता। उसने ईमानदारी से मुझे मौका दिया, मैं बच गया। जैसे एक दुश्मन था लेकिन दोस्त जैसा लग रहा, जबकि वो आदमी जो दोस्त था लेकिन दुश्मन जैसा लग रहा। कैसी जगह है ये? यहाँ हर कदम पर, हर पल धोखे मिलते हैं, सच्चाई नजर आती है। कैसी जगह है ये? मैं आगे बढ़ता गया। मुझे लगा था वो आदमी मुझे मिला ना, सबक सिखाऊंगा उसे, लेकिन आगे वो आदमी नहीं मिला। मैं सुरंग में आगे जाता गया और आगे मुझे एक लोहे का दरवाज़ा मिला, लेकिन उल्टी साइड थी उस लोहे के दरवाजे की। मैं जैसे ही उसे छू पाया, पीछे सुरंग बंद हो गई और यहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। लोहे का दरवाज़ा, वो बड़ी सुरंग, और मैं देख रहा। मैं इधर उधर से कोई ना कोई जगह तो होगी। अचानक वो दरवाज़ा जैसे अंदर की तरफ खुला, धक्का दिया मुझे, मैं पीछे गिर गया। जैसे दूसरी तरफ से कोई इधर आया। जैसे ही वो इधर आया, दरवाज़ा उसने फिर से बंद कर दिया। ये वो औरत थी, गार्सिया, मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही और कह रही, आ गए यहाँ तक, सफ़र तय कर लिया। क्या क्या मिला रास्ते में,
क्योंकि ये सुरंगें अजीब हैं, हर किसी को अलग चीज़ मिलती है। मैंने कई बार ये सफ़र तय किया, हर बार अलग चीज़ मिली। मैंने उसे बताया, ऐसे ऐसे लड़की मिली, एक आदमी मिला, धोखा, एक ज़मीन के नीचे वाला रास्ता, कंकालों वाला वो युद्ध, ज़ॉम्बी से लड़ाई, बहुत कुछ किया। वहाँ कपड़ों से भी लड़ाई की, कपड़े जैसी चीज़ें थी वो। फिर गार्सिया हंस कर कहने लगी, बस मज़ा आया ना? मैंने कहा हाँ। उसने कहा, तो अब बताओ, क्या तुम अब भी मरोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जो निश्चित है वो निश्चित है। इस दरवाजे से बाहर निकलकर मेरे पास कुछ नहीं है, कोई ज़िंदगी नहीं है, लेकिन यहाँ मज़ा आया। जैसे इस मुश्किल वाली ज़िंदगी, ये भयानक ज़िंदगी में भी एक मज़ा ज़रूर आया। लेकिन मैं मरना चाहूँगा। गार्सिया ने तब मुझे पकड़ा, भयानक लग रही थी वो, भयानक। हंसते हुए कहने लगी, मैं भी तो यहीं से आई हूँ, खून पीना है खून, मुझे खून की तलब होती है। मेरी बाजुओं को पकड़ा, मेरी गर्दन पर दांत गड़ाए और खून चूसा मेरा। आंखों के सामने जब तक अंधेरा नहीं आया उसने नहीं छोड़ा। कमज़ोर हो गया मैं, मेरे शरीर पर झुर्रियाँ सी आ गई थी। सिर्फ खून नहीं चूसा था उसने, जैसे मेरी रूह को, मेरी उम्र को चूस लिया था। मैं उससे दूर भागना चाहता था क्योंकि दर्द हो रहा, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दरवाजे की तरफ भागा मैं। दरवाज़ा जैसे ही मैंने खोला, उसने पीछे से मेरी बाजू पकड़ ली। बाजू को छोड़ा नहीं पा रहा था। दरवाज़ा खोला था थोड़ा सा, मैं बस बाहर निकलना चाहता था, उसे पीछे बंद करना चाहता था, लेकिन वो हंसकर कहने लगी, जा कहाँ रहे हो? तुम्हारी पूरी रूह जैसे चूस ली, तुम्हारी सारी उम्र मैंने चूस ली। शरीर देखो, बूढ़े की तरह है, बूढ़े की तरह। अब बताओ, अब भी मरना चाहते हो ना? तुम मुझसे यहाँ मिलो, मेरे पास आओ, बंद कर दो दरवाज़ा, मेरे हाथों मरो। मेरे हाथों क्यों नहीं मरना चाहते? मेरा भला करो। मैंने कहा, ये सुरंग में धोखे ही धोखे मिले, तुम पर भरोसा था मुझे, तुमने भी धोखा दे दिया। तब गार्सिया दोबारा साधारण शरीर में आई और कहने लगी, अब बताओ, इस सुरंग में तुम्हें जो चीज़ें मिली, क्या तुम उसे बुरा कहोगे या नहीं? मैंने कहा नहीं। उसने पूछा, क्यों? कोई भी ऐसा मौत का खतरा लेना नहीं चाहेगा। ऐसी खौफनाक दरिंदगी से भरी हुई जिंदगी कोई जीना नहीं चाहेगा। तुमने मज़े से जी, क्यों? मुझे बताओ सच क्यों? बिना सोचे मैंने कहा, क्योंकि ये मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मैं मरने वाला हूँ, इसलिए हर एक खतरा मैंने उठाया, और यहाँ से बाहर भी जाऊँगा तो मैं याद नहीं रखूँगा कि कोई बुरी थी, बल्कि तुम्हारी अच्छी यादें मेरे दिमाग में रहेंगी, बुरी नहीं रहेंगी। तब गार्सिया ने मेरे हाथ को थोड़ा सा ढीला छोड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारा सबक है जिंदगी का। अगर अपनी जिंदगी के हर एक दिन को ऐसे जियोगे कि तुम मरने वाले हो, जो करना है आज करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मर ही तो जाओगे ना। और वैसे भी जिंदगी से कौन सा तुम बचकर निकलोगे, अंत तो मरकर ही होगा, चाहे पहले मर जाओ या बूढ़े होकर मर जाओ। रिस्क लेने से क्यों डरते हो? जैसे तुम इस सुरंग में नहीं डरे, नहीं रुके, ना तुमने हार मानी, जिंदगी में भी एक बार ऐसे जीकर तो देखो, मरने का शौक नहीं रहेगा। बिना कुछ होते हुए भी जिंदगी अच्छी गुजरेगी, एक बार कोशिश करके तो देखना। गार्सिया ने पकड़ ढीली की, हाथ छोड़ा और फिर कहने लगी, एक बार मान लो वो बाहर की दुनिया भी ये सुरंग है, जो अपने हैं तुम्हें अपना हाथ पकड़ कर ले जा रहे हैं, हो सकता है धोखा दे दे। जिस पर तुम भरोसा कर रहे हो, जिसे पसंद कर रहे हो, वो लड़की की तरह, जिंदगी में लड़कियां भी मिलेंगी, हो सकता है वो धोखा दे दे। हो सकता है कोई अपना लालच के लिए तुम्हें फंसाए, मरने पर मजबूर करे, लेकिन बचने के लिए कोशिश तो करो, जैसे उस पेड़ से की। तुम्हारे साथ बिल्कुल इस सुरंग में जो हुआ, जिंदगी में भी वही तो हुआ है। बस कोशिश तो करनी है, बचकर बाहर निकल आना है, आगे जाना है। मरोगे तो तुम जरूर, ये नहीं कहती कि तुम बच जाओगे, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, लेकिन हार मत मानो। जो तुम्हारी नियति की मौत है, तब तक इंतजार करो। मानो सुरंग है,
गुजरते जाओ मुश्किलों से। अलविदा मेरे दोस्त, आखिरी मुलाकात है ये, दोबारा नहीं होगी। जैसे ही मैं दरवाजे से बाहर निकला, धक्का दिया दरवाजे को, आगे गिरा मैं। मेरे उसी छोटे घर की अलमारी के बाहर गिरा हुआ। पीछे देखा मैंने, अलमारी के अंदर दरवाजा था, लेकिन दीवार के पीछे तो वो गार्डन है ना। मैंने उस अलमारी के दरवाजे को डरते डरते खोला। खाली अलमारी। खींचा मैंने लोहे की वो अलमारी तो दीवार से आगे की तरफ आ गई। पीछे देख रहा मैं, ये क्या, दरवाजा नहीं है, फर्श वाला वो रास्ता। जैसे ही मैं पंखे के पास पहुंचा, फर्श टूटा हुआ नहीं था, कोई टाइल नहीं टूटी थी। फावड़े से मैंने टाइल को तोड़ा, नीचे लकड़ी थी, कोई दरवाजा नहीं, पुरानी गली हुई लकड़ी। मैंने लकड़ी को तोड़ा तो नीचे मिट्टी। कोई तहखाना नहीं था, कोई सुरंग का रास्ता नहीं था। जैसे मुझे जो जो नजर आया वो एक भ्रम हो, या एक ऐसी रहस्यमय दुनिया जिसे दोबारा मैं पा नहीं सकता। लेकिन पंखे पर लटकी हुई उस रस्सी को देखकर मुस्कुराया था मैं। पहली बार जैसे वो बोझ जो मेरे सर पर इतने समय से था, वो कठिनाइयां, इतना पाया मैंने फिर खो दिया। ये झटका था मेरे लिए जो मुझे दबाव में डाले जा रहा था, मरने को मजबूर कर रहा। और कौन मानेगा कि ये सदमे से बाहर, ये डिप्रेशन से बाहर में आया अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर, ऐसी जगह पर जाकर जहां मैं कभी भी मर सकता था। सिखा दिया उसने मुझे, जिंदगी भी तो ऐसी ही है। हर मोड़ पर आपको लगेगा खतरा है, कितनी भयानक जिंदगी है, ये क्या आ गया मेरे सामने। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, लड़ना है। और यकीन कीजिए, अगर आप सोचना शुरू कर देंगे कि ये आपका आखिरी दिन है, आपको आज मरना है, बस जीना है उससे पहले, मजे करने हैं। मरने वाले तो वैसे भी हैं। यकीन कीजिए कितना मजा आएगा। जैसे मैंने वो मजा किया, आप भी वो मजा कर सकते हैं। डरिए मत, जो खो चुका है वो कभी आपका था ही नहीं। मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है, और तब भी आप खाली हाथ ही होगे, कुछ लेकर नहीं जाओगे। लेकिन यहां पर हर कोई आपको धोखा देगा, उसमें भी आपको मजा आएगा। नए लोग आएंगे धोखा देने के लिए, भरोसा किसी पर मत करना। पैदा अकेले हुए थे, मरोगे भी अकेले। यहां से अगर दूसरी दुनिया में जाओगे तो भी अकेले। फिर तुम अपनी जिंदगी को जी पाओगे। मैंने उस कमरे से बाहर उस रस्सी को फेंका था और कहा था, अलविदा मेरी मौत के कारण, अब तुम्हारे पास मैं दोबारा नहीं आने वाला। वो पंखा झाड़ कर साफ किया और उसके नीचे बैठ गया। गर्मी थी, पसीना टपक रहा था, लेकिन मैं हंस रहा। यार मजा है, अगर अब भी ये पंखा मेरे सर पर गिर जाए तो मैं मर सकता हूँ, लेकिन खतरा मोल तो ले ही सकता हूँ ना, मजा आता है इसमें। मुस्कुराते हुए अपने चाचा जी को फोन किया था और कहा था, चाचा जी तैयार हो जाइए, अब आप नए इंसान से मिलने वाले हैं और मुकाबला तगड़ा होगा। चाचा जी ने भी कहा था, अच्छा तो कुछ बड़ा करने वाले हो, सामने से लड़ना मेरे दुश्मन की तरह। मैंने कहा, दुश्मन आपको माना ही कब, मैं तो भुला चुका हूँ। कहना चाहता हूँ जलना मत मेरी तरक्की से, जो जिंदगी में मैं करूँगा आप हैरान हो जाएंगे। फिर से शुरुआत करने के लिए तैयार, लेकिन इस बार वो ताकत थी मेरे अंदर, हारूंगा नहीं। अगर हार गया फिर से शुरू करूँगा, लेकिन जिंदगी को पूरी जीऊँगा।